हाय फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। मैं शैलेंद्र कुमार राजपूत यूनिक ज्ञान अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज जो है हम लोग समझेंगे एक नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका, जिसका नाम है संधारित्र तथा परावैद्युत। इस चैप्टर में हम लोग विधिवत रूप से समझेंगे संधारित्र क्या होता है, धारिता क्या होती है, और इसमें जो है वैद्युत के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है, ये सभी चीज़ें हम लोग समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम डालेंगे। चैप्टर का नाम है संधारित्र तथा परावैद्युत। संधारित्र संधारित्र तथा परावैद्युत। संधारित्र तथा परावैद्युत। संधारित्र और परावैद्युत यानी संधारित्र क्या है, परावैद्युत क्या है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग एक हेडिंग डालेंगे, वैद्युत के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। यानी वैद्युत के आधार पर, वैद्युत के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। तो वैद्युत के आधार पर पदार्थों को जो है दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक चालक और नंबर दो कुचालक। तो चालक और कुचालक समझते हैं हम लोग क्या होते हैं। तो सबसे पहले चालक को समझते हैं, चालक क्या होता है। तो मैं आपको चालक को बता दूं, चालक होता क्या है। देखिए, ये चालक की बात की जाए तो वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ये वे पदार्थ जिनमें आवेशवाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिख सकते हैं। वे पदार्थ जिन, या आसानी से ये भी लिख सकते हैं, वे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह किया जा सकता है या विद्युत का प्रवाह हो सकता है, चालक कहलाते हैं। वे पदार्थ जिसमें विद्युत का प्रवाह किया जा सकता है या जो प्रवाह हो सकता है, क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। और कुचालक में वे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, क्या कहलाते हैं भैया, कुचालक कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह हो सकता है, चालक, और वे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता है, सुचालक कहलाते हैं। कुचालक। ठीक है, ये तो हुआ। उसके बाद अब बात ये आती है चालक। कौन से पदार्थ जो विद्युत का प्रवाह कर सकते हैं और कौन से पदार्थ हैं जो विद्युत का प्रवाह नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, वे पदार्थ, या अब चालक की ये डिफिनेशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो मैं अब चालक की डिफिनेशन लिख रहा हूँ, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो लिखिएगा, चालक में वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेशवाहक का कार्य करते हैं। आवेशवाहक का कार्य करते हैं। आवेशवाहक का कार्य करते हैं, चालक कहलाते हैं। चालक कहलाते हैं मतलब वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और जो आवेशवाहक का कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। ठीक है, अब बात आती है कुचालक की। तो कुचालक हेडिंग डालेंगे, और कुचालक में लिखना क्या है, वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेशवाहक नहीं होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेशवाहक नहीं होते हैं, कुचालक कहलाते हैं। मतलब वे पदार्थ जिनमें आवेशवाहक जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, कुचालक कहलाते हैं, और वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, सुचालक कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आती है बात, मुफ्त इलेक्ट्रॉन होता क्या है।
मुफ्त इलेक्ट्रॉन। तो मुफ्त इलेक्ट्रॉन होता क्या है? तो अब मुफ्त इलेक्ट्रॉन होते क्या हैं, इन्हें समझते हैं। देखिए जैसे ये जो है ये कोई नाभिक है, और नाभिक में हम लोग जानते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी रहते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। और इसके चारों ओर इन कक्षाओं में एक निम्न और ये जो है ऊर्जा स्तर में, इस प्रकार की ऊर्जा स्तर में होता क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। तो जाहिर सी बात है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन धनात्मक जो है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, प्रोटॉन क्या होता है, धनात्मक होता है, और जो है धनावेश, और इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होता है। तो यहाँ पर होता क्या है, जो है प्रोटॉन ये भाई धनावेशित, हमारा जो नाभिक होता है इसको हम कहते हैं नाभिक। और नाभिक क्या करता है, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो इनके मध्य आकर्षण बल होता है, इनके मध्य आकर्षण बल होता है। तो देखिए भाई ये इस पर कुछ ना कुछ बल लगाएगा, इसे आकर्षित करेगा, और इस पर भी बल लगाएगा, इस पर सबसे ज़्यादा, इस पर उससे कम, फिर उससे कम इस पर, और सबसे कम इस पर। तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के द्वारा बहुत क्षीणता से, या ये भी कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहरी कक्षा में उपस्थित होते हैं, नाभिक के या किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में, वो इलेक्ट्रॉन जो किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित होते हैं और नाभिक के द्वारा वो क्षीणता से बंधे होते हैं, नाभिक के द्वारा वो क्षीणता से बंधे होते हैं, जो कि सामान्य ताप के कमरे पर भी गतिशील हो जाते हैं, सामान्य ताप के कमरे पर भी गतिशील हो जाते हैं, जिन्हें हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन हम लोग कहते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन की यदि हम परिभाषा लिखना चाहें तो क्या हो जाएगी, इसमें परिभाषा हो जाएगी हमारी, लिखेंगे किसी परमाणु में उसके बाहरी कक्षा में, उसकी बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से क्षीणता से बंधे होते हैं, जो नाभिक से क्षीणता से बंधे होते हैं, जो सामान्य ताप के कमरे पर भी, सामान्य ताप यानी सामान्य ताप ब्रैकेट में लिखना कमरे के ताप पर, सामान्य ताप ब्रैकेट में कमरे के ताप पर भी गतिशील हो जाते हैं, मुफ्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, मुफ्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, ये कहलाते हैं क्या भैया, मुफ्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन्हें मैं रफ कर रहा हूँ। अब इसके बाद आयन क्या होता है, तो आयन को समझते हैं, आयन होता क्या है। तो आयन होता क्या है, देखिए आयन ये को जो है परमाणु है, ये जो है परमाणु है या नाभिक है, थोड़ा यहाँ पे बना रहा हूँ, ये जो है हमारा नाभिक है। और इसमें है क्या, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अब यहाँ से देखें, ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है। तो होता क्या है, यदि ये वाला जो है इलेक्ट्रॉन यदि चला जाए, भाई कमरे पर हमने ताप दे दिया, और यदि ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करे, इस परमाणु को छोड़ दे, तो इस जब परमाणु को छोड़ देगा तो यहाँ पर एक कोटर बन जाएगा। कोटर कहें, एक जो इलेक्ट्रॉन छोड़ जाता है और उसी की जगह, यानी इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल जाए तो उसकी जगह को हम लोग क्या कहते हैं,
कोटर कहते हैं। तो कोटर बन जाता है और यही कोटर जो है कहलाता है धनायन या आयन। इसी कोटर को हम क्या कहते हैं, आयन या धनायन। ठीक है, अब समझे यहाँ पर। और धनायन भी होता है ऋणायन। मान लेते हैं यदि यहाँ पर ऋणायन कब हो जाएगा, देखिए ये तो जब इलेक्ट्रॉन छोड़ करके चला गया, और मान लेते हैं इसमें सामान्य अवस्था में था, क्योंकि नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। और किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। कोई भी परमाणु ले लें उसमें इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। यदि हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर ले गए तो ये कोटर बन गया, तो ये हो गया धनायन। और अब की बार भैया बराबर तो होती है, तो मतलब परमाणु उदासीन होता है। और अब की बार मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन यदि इधर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, यदि इधर आ गया तो अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हुई, बढ़ गई। अब जो होगा ऋणायन होगा। मतलब किसी भी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करने से उस परमाणु पर धनायन अथवा ऋणायन आ जाता है, जिसे ही हम आयन कहते हैं। जिसे ही हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। और ध्यान रखें ये धनायन जो होते हैं, ये बंद जो है धनायन, ये इतनी जल्दी से, बहुत आसानी से क्या करते हैं, ये परमाणु को छोड़ते नहीं, इतनी जल्दी से परमाणु को नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए इन्हीं धनायनों को हम बद्ध आवेश भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, बद्ध आवेश कहते हैं। ठीक है, ये बद्ध आवेश कहलाते हैं, यानी बंधे हुए। अब इसके बाद इस चैप्टर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसका नाम है धारिता। तो धारिता की डेफिनेशन हम लोग समझते हैं। धारिता होता क्या है। धारिता क्या होती है, तो धारिता को हम लोग समझते हैं पहले। तो धारिता होती क्या है, मतलब ये कोई चालक है, इस चालक में आवेशों की धारण करने की क्षमता को ही, किसी चालक में आवेश धारण करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। किसी चालक में आवेश धारण करने की क्षमता, ये कोई चालक है, ये मान लेते हैं कोई चालक है, और किसी चालक में आवेश को ग्रहण करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, धारिता। मतलब कितना आवेश हम इसमें भर सकते हैं। जैसे आप लीजिए कोई बाल्टी, और बाल्टी में जैसे हम 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर पानी डाल दें, 1 लीटर डाल दें तो कह देंगे इसकी धारिता 1 लीटर है। यदि कोई बाल्टी 50 लीटर की है तो इसमें कह देंगे इसकी धारिता 50 लीटर है। इसी प्रकार एक चालक होता है, और चालक में हम कितने कूलाम आवेश भर सकते हैं, कितने कूलाम आवेश को हम स्टोर कर सकते हैं, वही क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। तो मतलब किसी चालक में आवेश संग्रहण करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। तो इसमें लिख लेंगे किसी चालक में आवेश संग्रहण करने की क्षमता को ही, किसी चालक में आवेश संग्रहण करने की क्षमता को, किसी चालक में आवेश संग्रहण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। उस चालक की धारिता कहते हैं, उस चालक की धारिता कहते हैं। अब ध्यान रखें, मान लेते हैं किसी चालक की धारिता यदि निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, तो ध्यान रखें। अब देखिए जैसे कोई चालक लेते हैं, यदि उसमें आवेश को बढ़ाते हैं, यदि हम आवेश को बढ़ा रहे हैं तो उसी के अनुपात में क्या होता है, विभव भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर यदि लिखना चाहें तो लिखें, यदि किसी चालक में, यदि कोई चालक है, मान लेते हैं आवेश हमने Q दिया, Q आवेश दे दिया, और जब Q आवेश दिया तो इसी के प्रोपोर्शनल, इसी के अनुपाती विभव यानी V विभव बढ़ गया। Q आवेश देने पर, किसी चालक को Q आवेश देने पर V विभव बढ़ जाता है।
तो मतलब यहाँ पर लिखें यदि किसी चालक को, यदि हम Q आवेश देते हैं, यदि किसी चालक को Q आवेश दें तो उसमें वैद्युत विभव में V वोल्ट की वृद्धि होती है, V वोल्ट की वृद्धि होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं, लिखेंगे अर्थात आवेश विभव के अनुक्रमानुपाती बढ़ता है, अनुक्रमानुपाती बढ़ता है। ठीक है, इसमें लिखेंगे क्या, यदि किसी चालक को Q आवेश दें तो उसमें V विभव की वृद्धि होती है, V विभव की वृद्धि होती है। अर्थात आवेश के अनुक्रमानुपाती विभव होता है, आवेश के अनुक्रमानुपाती विभव होता है। ठीक है, तो यहाँ से Q प्रोपोर्शनल क्या आया है, V। यदि हम Q और प्रोपोर्शनल को हटाएं, यहाँ पर एक कांस्टेंट लाते हैं C, यहाँ पर कांस्टेंट लाते हैं क्या, C, और कर दें V। और ये C क्या है हमारा, ये कांस्टेंट है, C क्या है हमारा, कांस्टेंट है। अब ध्यान रखें इस कांस्टेंट की निर्भरता कहाँ कहाँ होती है। ये जो कांस्टेंट आपका जो है नियतांक, वो किस पर निर्भर करता है, तो सबसे पहले पदार्थ के आकार पर निर्भर करता है, आकार पर। दूसरा माध्यम पर, दूसरा करता है माध्यम पर, और तीसरा पास में रखी वस्तुओं, पास में रखी वस्तुओं के माध्यम पर। और किस पर निर्भर करता है, और भैया ये निर्भर करता है हमारा समीपवर्ती वस्तुएं, और एक कांस्टेंट और था, इस पर निर्भर करता, ध्यान नहीं आ रहा है इसमें, चलो अपने आप देख लेना बुक में। और इसी C को हम क्या कहते हैं, यही C जो है हमारी कहलाती है वैद्युत धारिता। इसी नियतांक C को हम कहते हैं वैद्युत धारिता। तो यदि हम यहाँ से C का मान निकालना चाहें तो C को हम इधर छोड़ दें तो C बराबर आ जाएगा Q/V। C बराबर जो हमारा आएगा Q/V आ जाएगा। C बराबर क्या आया भैया हमारा, Q/V। यदि हम यहाँ से परिभाषा निकालना चाहें तो क्या निकलेगी परिभाषा, तो इस परिभाषा, यदि किसी आवेश को, यदि किसी चालक को Q कूलाम आवेश, यदि किसी चालक को Q कूलाम आवेश देते हैं तो उसमें V विभव की वृद्धि होती है। तो आवेश Q, तो आवेश और विभव के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता। इसमें क्या लिखना चाहिए, एक तरफ से लिख लें, किसी चालक में आवेश देने पर, किसी चालक में आवेश देने पर उस आवेश तथा विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को धारिता कहते हैं। इसको मैं लिख देता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ, इसे मैं पहले रफ कर देता हूँ फिर लिखता हूँ। ठीक है, इसे आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पर निकला क्या है हमारा, Q प्रोपोर्शनल V, तो भैया V जो हमारा C बराबर निकला Q/V। तो लिखें किसी चालक की वैद्युत धारिता, किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा चालक में विभव तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को धारिता कहते हैं, अनुपात को धारिता कहते हैं। ठीक है,
धारिता कहते हैं। इसमें लिख लेंगे इसे C से प्रदर्शित करते हैं, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। और यह एक अदिश राशि है, एक पॉइंट लिख लेंगे, यह एक अदिश राशि है। यदि इसका मात्रक लिखना चाहें C बराबर Q/V, तो C क्या है, धारिता है, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और V का मात्रक होता है वोल्ट। तो इसका मात्रक आ जाएगा कूलाम प्रति वोल्ट। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति वोल्ट। और इसी कूलाम प्रति वोल्ट को ही हम लोग कहते हैं फैरड। इसी कूलाम प्रति वोल्ट को ही कहा जाता है फैरड। इसके दो मात्रक हो गए, इसके दो मात्रक हो गए। पहला मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट और दूसरा मात्रक है फैरड। एक कूलाम प्रति वोल्ट और दूसरा मात्रक हो जाएगा, ये हमारा क्या, फैरड हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से यदि यहाँ पर Q बराबर यदि हम 1 रख दें, Q बराबर क्या रख दें, हम 1 रख दें, और V बराबर रख दें 1, तो C बराबर आ जाएगा 1/1 और 1 C बराबर आ जाएगा 1। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे एक कूलाम यदि किसी चालक को लिखें, यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश दिया जाए तो उसके वैद्युत विभव में, यदि उसके वैद्युत विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो, किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके वैद्युत विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो, 1 वोल्ट की वृद्धि हो, तो धारिता 1 फैरड होगी, तो धारिता 1 फैरड होगी। अब देखिए 1 माइक्रोफैरड, इसके जो छोटे छोटे मात्रक हैं, क्योंकि धारिता फैरड जो है सबसे बड़ा मात्रक है, इसमें लिख लीजिएगा धारिता का सबसे बड़ा मात्रक फैरड होता है। धारिता का सबसे बड़ा मात्रक फैरड होता है, और 1 माइक्रोफैरड होता है 10⁻⁶ फैरड के बराबर होता है, और 10 पिको फैरड होता है 10⁻12 फैरड के बराबर। और इसी को यदि हम लिखना चाहें तो भैया 10 पिको फैरड को ही कहा जाता है 1 पिको फैरड और 10⁻12, और इसी पिको फैरड को माइक्रो फैरड भी कहते हैं। 1 माइक्रो फैरड होता है 10⁻, यानी इसी को माइक्रो फैरड भी कहते हैं 2 बार, क्योंकि यहाँ पर 6 इसी 2 बार हुए तो 6 यहाँ पर है, यहाँ पर दूनी, यानी तो माइक्रो फैरड, यानी 1 पिको फैरड, जो 1 पिको फैरड 10⁻12 फैरड के बराबर होता है। या हम इसे ये भी कह सकते हैं 1 माइक्रो फैरड कितने फैरड के बराबर होता है, तो उसमें लिखना है आपको 1 माइक्रो फैरड 10⁻12 फैरड के बराबर होता है। अब इसकी बीमा लिख लेते हैं, पहले इसकी बीमा को लिख लेते हैं, इसे मैं रफ कर रहा हूँ। तो इसकी बीमा और मात्रक तो लिख चुके हैं, पहले हम बीमा हम इसकी लिखते हैं, बीमा क्या होती है। तो डालिएगा बीमा हेडिंग, थोड़ा गीला है भी बोर्ड हमारा लग रहा है। बीमा निकालना चाहें तो Q बराबर होता, C बराबर होता क्या है, Q/V। अब देखिए Q यानी आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और वोल्ट का मात्रक क्या होता है, विभव का मात्रक होता है वोल्ट प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम इसका मात्रक होता है, विभव का जूल प्रति कूलाम होता है। तो एक कूलाम ऊपर चला जाएगा तो कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ जूल, तो जूल यानी जूल मात्रक होता है कार्य का, और कार्य होता है भैया कार्य, जूल इसे लिख लेते हैं। और जो कार्य होता है भैया न्यूटन बल गुणे विस्थापन होता है, कार्य जो होता है बल गुणे विस्थापन। तो भैया कूलाम का स्क्वायर है, और यहाँ पर लिख देंगे बल गुणे विस्थापन, क्योंकि ये मात्रक किसका है, कार्य का, और कार्य होता है बल गुणे विस्थापन, ये होता है कार्य। तो भैया कूलाम स्क्वायर यानी AT का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। और भैया बल की जो बीमा होती है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, न्यूटन मीटर।
ठीक है। अब देखिए ए टी का स्क्वायर और यहाँ पर न्यूटन यानी बल की विमा होती है यम यल टी की पावर -2 और विस्थापन की विमा होती है यल। विस्थापन की विमा क्या होती है? यल, यानी दूरी है। तो जब इसकी फाइनल जो विमा आएगी हमारी, तो यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर और टी स्क्वायर, और ये जब यम ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और यल देखिए एक ये वाला यल एक ये वाला यल, तो यल के यल हो गए 2, यल के 2 हो गए, और टी जो है नेगेटिव है ऊपर जाएगा तो हो जाएगा पॉजिटिव टी की पावर 2। तो जो फाइनल विमा हमारी आएगी यम यल टी, यम यल टी, यम हो गया, यल हो गया, टी हो गया और ए। अब इनकी घातें हम लिख देते हैं। यम की पावर क्या है? -1 है। यल की पावर क्या है? -2 है। टी की पावर 1 ये और 2 2 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगी, और की पावर 2। तो इसका ये इसकी क्या होगी? ये बीमा होगी। इसकी ये वाली क्या हो गई भैया? बीमा होगी। ठीक है, बीमा को आप लोग लिख लेंगे। आज का सेशन यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपको नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल।